हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का अजीत सर विज्ञान विद मैथ चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है 15 फरवरी से एग्जाम शुरू होने जा रहा है सीबीएसई बोर्ड का, और हम लोग वन शॉट लेक्चर्स ला रहे हैं क्लास 10th के लिए, जिसमें हमने कुछ नया लाया है। ठीक है, जिसमें हम जा रहे हैं पीवाईक्यूज कराने। क्या? पीवाईक्यूज कराने। और पीवाईक्यूज में हम जा रहे हैं स्पेशल 3 कैटेगरी को चूज करने। क्या? 3 कैटेगरी पे क्वेश्चंस कराने। एक तो एमसीक्यू, दूसरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, और तीसरा असर्शन रीजंस। जो भी क्वेश्चंस हमने उठाया सीधा एक पेपर से उठाया, और ऐसे ही करके हम बहुत सारे पेपर को सॉल्व कराएंगे। इसमें हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे एक एमसीक्यू के क्वेश्चंस को, किसी भी एक एमसीक्यू के क्वेश्चंस को आप 10 से 20 सेकंड में करेंगे। क्या करेंगे? 10 से 20 सेकंड। ठीक है, यानी कि पूरे के पूरे 20 एमसीक्यू आप मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स में सॉल्व करने सीख जाएंगे। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं प्रॉमिस के साथ बोल रहा हूँ इस बात को। बस आप हमारे साथ लगे रहिए। ठीक है, 20 के 20, जिसमें 2 असर्शन रीजन भी हैं आपके। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड उड़ाने लगेंगे। और हम चलते हैं सीधे पेपर पे, ताकि हम डिस्कशन करके समझें कैसे क्वेश्चंस हो रहे हैं सेकेंडों में। जैसे मान लीजिए ये जो पेपर है आपका, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे कहां से उठाए गए? इस सीरीज से उठाए गए। सेट नंबर 5 है, क्वेश्चन कोड नंबर ये है, क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर ये है। आप देख सकते हैं, इसको मैच कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं से लिए गए। क्लियर होगी मेरी बातें? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और सॉल्यूशंस को समझते हैं हम कैसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस इतने तेजी से किए जा सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई? तो क्वेश्चन में ये है कि 2 नंबर दिए गए हैं। क्या? 2 नंबर दिए गए, 83 और 138। क्या? 83 और 138। अब कहा जा रहा है कि इसका ग्रेटेस्ट डिवाइजर पता कीजिए। क्या करिए? ग्रेटेस्ट डिवाइजर पता कीजिए, जिससे हम डिवाइड करें तो इसमें रिमाइंडर क्या है? 5 आए और 8 है। पहले वाले में 5 रिमाइंडर है, ठीक है, और दूसरे वाले में क्या है? 8। एक बात समझो भाई, यदि 5 हम घटा दें तो क्या नंबर उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा? यदि जितना रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर को हम माइनस कर दें इस नंबर से, तो क्या हो जाएगा? ये नंबर पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ओके भाई, तो 5 माइनस किए तो कितना आ गया यहाँ से आपका? 78। कोई आपत्ति? अब यहाँ पे कह रहा कि इसमें रिमाइंडर 8 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो हम 8 माइनस कर दें तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कोई आपत्ति यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब यहाँ से देखो कौन से ऑप्शन से ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो पहला ही ए ऑप्शन है, ये सही हो गया क्या? नहीं, इसमें बोला है ग्रेटेस्ट नंबर। क्या? ग्रेटेस्ट नंबर। तो आपको चूज करना है कौन से बड़े नंबर से डिवाइड करें। अब देखो ये नंबर जो है क्या होना चाहिए? कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंप्लीटली डिवाइड। क्या 65 से डिवाइड होगा? नहीं। क्या 39 से डिवाइड होगा? हाँ सर हो सकता है। 26 से? हाँ सर हो सकता है। अब ये देखना होगा 39 से क्या ये भी डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है जी, तो नहीं हो रहा है सर। तो फिर 26 से डिवाइड हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। इसका मतलब 26 आपका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। हमने कोई कंसेप्ट की बात नहीं, हमने बेसिक जो आपको क्लास 6 8 में रिमाइंडर थ्योरम सिखाया गया था उसकी बात की। दूसरी बात जो हमारे चैप्टर में है उसके कंसेप्ट से कैसे करें। तो पहली बात तो ये समझिए कि 83 है और 138 है। यदि 5 रिमाइंडर आ रहा है तो 5 हमने माइनस कर दिया तो क्या हो गया भाई? 78। ये क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, जिस भी नंबर से होने वाला हो। इसमें से 8 माइनस कर दिया तो 130 कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अब ये बात क्या कर रहा है? ग्रेटेस्ट नंबर। आपको बताया गया होगा, जिस मास्टर ने भी पढ़ाया होगा, कि जब एचसीएफ की बात हो तो एचसीएफ जब निकालना होता है उसी केस में निकालना होता है जिसमें किसकी बात की जा रही हो? ग्रेटेस्ट नंबर की बात हो जा रही है, मैक्सिमम की बात हो रही है। समझ में आई कि नहीं मेरी बातें? लार्जेस्ट की बात हो रही है, तो उस केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है? एचसीएफ निकालना। उन दोनों का क्या करना है? एचसीएफ निकालना। यानी इन दोनों का हम एचसीएफ निकाल लेंगे और एचसीएफ क्या आ जाएगा तुम्हारा भाई? 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 26। तो ये रहा पहला। दूसरा ये सॉल्यूशन, जिसमें आप ऑप्शन से ना जाकर के क्या किए? क्वेश्चन से गए। यहाँ पे हम क्या किए? क्वेश्चन से ना क्या कहते हैं, क्वेश्चन से ना जाकर के ऑप्शन से गए। क्लियर हो रही है मेरी बातें? बहुत बढ़िया। आगे चलो, दूसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा कि इस इक्वेशन को देखिए आप,
इस इक्वेशन को देखिए, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लूँ। इसमें कह रहा कि इसके दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा। क्या जीरोज हैं? दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा। अब कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या आपको जीरोज निकालने आता है? क्या आपको जीरोज निकालने आता है? मैं सेकेंडों में सिखाऊं। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ठीक है। a इंटू सी का मल्टीप्लाई लेते हैं आप 6। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? इसका दो फैक्टर ऐसा तोड़ो कि क्या आ जाए? -7 आ जाए। क्या आ जाए? -7 आ जाए। तो इसका दो फैक्टर्स क्या बन जाएगा? -6 इंटू -1। कोई पाप है क्या यहाँ पे? कोई पाप है क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है ना। बहुत बढ़िया। अब देखो, यहां से ये आ गया। अब आप कहेंगे सर इसको हम क्या करेंगे? फैक्टर में इसको हम ब्रेक करेंगे। ना ना बाबू, ये एमसीक्यू है, ठीक है। इतना नहीं करना, जीरो यहीं से निकालो फटाक से। देखो, जीरो निकालने के लिए पहला कंडीशन क्या है? जैसे आपने पेयर बना लिया, जिससे क्या आ रहा है? -7 आ रहा है। -6 प्लस -1 करने पे क्या आ रहा है? -7 आ रहा है। कहोगे हाँ सर आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब देखो जीरोज कैसे निकलेंगे। जो इनका साइन है, जो इनका साइन का कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है? -7 बना रहा है। उसका साइन बदल दो। इसको क्या कर दो? +6, इसको कर दो +1। क्या कर दो? +1। ये माइनस में था, ये भी क्या हुआ? प्लस हो गया। ये भी माइनस में था, ये भी क्या हो गया? प्लस हो गया। कोई आपत्ति? अब क्या करो? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखो, क्या है यहाँ पे? 2 है। 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो। यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? 1/2 आ गया। कोई आपत्ति यहाँ पे? बोलो। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेरा जैसा इंसान होगा तो ये डिवाइड करेगा ही नहीं। क्या डिवाइड करेगा ही नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। सॉल्व करने में हमारे लिए आसानी होगी। एक को अल्फा मान लिया हमने, दूसरे को क्या मान लिया? बीटा मान लिया। क्या मान लिया? बीटा। तो हो क्या गया यहाँ पे? 6/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। 36/4 प्लस 1/4 क्या आ गया? 37/4। क्या आ गया? 37/4। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई पाप है यहाँ पे? नहीं ना। अब बात समझो, क्या तुम्हें ये सॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। जब डिनोमिनेटर सेम है तो बस ऊपर का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, ऐड करो। देखो किस में आ रहा? 37। नीचे क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 आएगा। खत्म। ये लिखना नहीं है, लिखोगे तो पाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? चलिए, दूसरा क्या सॉल्यूशन है भाई? तो दूसरा आप क्या करिए पहले भाई, तो यहाँ पे आपको रिलेशंस पता होंगे। अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अल्फा प्लस बीटा कैसे आता है भाई? तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सर होता है -b/a। तो यहाँ से क्या है भाई? a की वैल्यू क्या है? 2 है। b की वैल्यू क्या है भाई? -7 है। और c की वैल्यू क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। तो b की वैल्यू -7 पुट करेंगे, 7/2 आ गया। दूसरी चीज, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? तो c/a होता है गुरुजी। तो c की वैल्यू क्या है भाई? 3 है। a की वैल्यू क्या है भाई? 2 है। अल्फा बीटा आ गया। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की बात कर रहा है, तो भैया एक रिश्ता आप जानते होंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। बोलो हाँ। बहुत बढ़िया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई? 7/2 का होल स्क्वायर हो गया है। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको तो निकालना ही है, इसको तो निकालना ही है। 2 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है भाई? 3/2। कोई पाप किसी को यहाँ पे? नहीं। यहाँ पे चाहे तो क्या करें भैया? सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से 2 से 2 गायब हुआ। क्या आ गया यहाँ से भाई? 49/2 माइनस 3 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक तो ये सॉल्यूशन आ गया आपका। यहाँ से करेंगे, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे भाई? अरे सॉरी, नीचे तो 4 आ जाएगा ना, नीचे 4 आ जाएगा। कोई आपत्ति यहाँ पे? हाँ भाई, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? बहुत ही बढ़िया। चलें जी आगे। The sum of the zeros of the quadratic polynomial px kx square plus 2x plus 3k is equal to the product of its zeros। क्या कह रहा भैया? कह रहा इनके जो जीरोज के सम है। क्या है? जीरोज है के सम है। मान लेते हैं एक अल्फा है और एक बीटा है। इनका जो सम है वो किसके इक्वल है? इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? अल्फा इंटू बीटा के इक्वल। यही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब जी। कुछ अलग कह रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर। तो बताओ भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? रिश्ता लिखने सीखो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। ए की वैल्यू क्या होती है भैया? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। बी की वैल्यू क्या होती है? एक्स का कॉफिशिएंट। बोलो भाई, ये पूरा क्या होता है? कांस्टेंट सी होता है। कोई पाप है क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? बोलो भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? -b/a से हम निकालेंगे तो क्या आ जाए? इतना लिखना नहीं होता है, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा? -2/के। -2/के। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है? c/a।
तो सी की वैल्यू क्या है भाई 3k, ए की वैल्यू क्या है के से के गायब। बोलो भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करना शुरू करें, रिश्ता जो बताया हो उसका इस्तेमाल करें। अब हम अल्फा प्लस बीटा -2/k इक्वल टू 3, कोई आपत्ति यहाँ पे? तो k इक्वल टू क्या आ गया -2/3। बोलो भाई कितने सेकंड में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कोई दिक्कत यहाँ पे? कतई नहीं, बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a y इक्वल टू b रिप्रेजेंट द लाइंस व्हिच आर पैरेलल इंटरसेक्टिंग एट b कॉमा a कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग एट a कॉमा b। बोलो भाई, इसमें कोई पाप है क्या किसी को करने में? ये तो और आसान क्वेश्चन। एक बात समझो, पहली बात, x इक्वल टू ए जो लाइन होती है, x इक्वल टू ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। क्या हो गया? x इक्वल टू x एक्सिस ये, y एक्सिस ये। अब x इक्वल टू ये, यदि x इक्वल टू समथिंग है कांस्टेंट, ठीक है, तो वो किसके पैरेलल होती है? y एक्सिस के। किसके? y एक्सिस के। कोई आपत्ति यहाँ पे? और यदि y इक्वल टू p है तो वो किसके पैरेलल होगी भाई? x एक्सिस के। कोई आपत्ति? तो पैरेलल का भी हो सकता है क्या? पैरेलल का भी हो सकता है क्या? बोलो भाई, कोइंसिडेंट तो तब होगा ना जब क्या होगा भैया, इनका कोएफिशिएंट सेम हो। क्या हो? x इक्वल टू ये है, दूसरा भी क्या हो? x इक्वल टू a हो। क्लियर हो रही है मेरी बातें? नहीं हो रही हैं? होनी चाहिए। तो कोइंसिडेंट भी नहीं हो सकता। अब इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट बी कॉमा ए, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए कॉमा बी। अब इसमें आपको सोचना है। अब एक बात बताओ, x का कोऑर्डिनेट ये है a कॉमा 0, ऊपर जाओगे तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? a ही मिलेगा। ये क्या है? y का कोऑर्डिनेट b कॉमा 0 कॉमा b, 0 कॉमा b। तो यहाँ पे जाओगे तो क्या मिलेगा? b का कोऑर्डिनेट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो किस पे कट करेगी? a कॉमा b पे कट करेगी ना। बोलो भाई, नहीं समझे क्या? दिक्कत है इसमें कुछ? बहुत बढ़िया। कितने सेकंड में हो रहे हैं? बोलो जी, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इस पे कुछ है ही नहीं। ओके, आगे चला गया। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसको फिगर देख करके लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं, इनके फिगर देख करके लोग परेशान हो जाते हैं। भाई थोड़ा सोचो ना, यहाँ पे एक एंगल तो इन्होंने खुद ही इक्वल दे दिया, ये वाला ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल्स हैं। समझ में आई मेरी बात है? दूसरी बात, यदि ये दोनों एंगल इक्वल है, क्या है? दोनों एंगल इक्वल है। समझ बात है? तो एक एंगल इन दोनों ट्रेंगल्स में कॉमन है। इस वाले ट्रेंगल को देखिए जरा, जिगजैग वाले को, ठीक है? ये क्या, इसमें ये एंगल है एक, दूसरा देखो भाई, दूसरा ट्रेंगल देखो भाई, इस ट्रेंगल को देखो आप, ठीक है? इस ट्रेंगल में क्या ये वाला एंगल कॉमन नहीं है? के वाला है ना? तो यहाँ से देखें हम, इस ट्रेंगल में यदि देखें तो ये वाला एंगल कॉमन हो गया। इस ट्रेंगल का ये वाला एंगल, इस ट्रेंगल का ये वाला एंगल, दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो आपको पता है एंगल एंगल से क्या होता है भैया? दो ट्रेंगल सिमिलर हो जाते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर हो जाते हैं कि नहीं होते हैं? कोई आपत्ति है क्या यहाँ पे? बताइएगा आप, कोई आपत्ति तो नहीं है ना? तो दो ट्रेंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। क्या हो गए? दो ट्रेंगल सिमिलर। जैसे ही दो ट्रेंगल सिमिलर हो गए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। जल्दी बोलो, क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। समझ में बात है? तो देखो ये वाला एंगल दोनों के बीच में कॉमन था। क्या था? दोनों के बीच में कॉमन था। समझ में बात है? तो इनके लिए तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से हो गए? सामने वाले हो गए। सामने वाला ये वाला इनका लिए और दूसरा ये वाला, ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। इनका रेशियो लेंगे हम पी एन अपॉन में एल एम। इसका रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा भाई? तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ये वाले एंगल के। ये वाला एंगल ये वाले एंगल के। तो इसके सामने कौन सी साइड है? ये वाली साइड है। कौन साइड है भाई? ये सी है। क्या है? सी है, लिख ही देते हैं, सी है। और इसके सामने कौन सी साइड आ रही है भाई? इस ट्रायंगल में ये पूरी की पूरी आ रही है। क्या आ रही है? पूरी की पूरी आ रही है। किसके इक्वल आ गई है? बी प्लस सी के इक्वल आ गई। अरे बोलो ना, कोई दिक्कत है? पी एन की वैल्यू क्या दिया है? एक्स दिया है। एल एम कितना दिया है भाई? ए दिया है। तो यहाँ से सी अपॉन में बी प्लस सी, तो एक्स इक्वल टू क्या गया? ए सी अपॉन में बी प्लस सी। कोई पाप है क्या यहाँ पे? ए सी अपॉन में बी प्लस सी, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इतना ही लिखना है। यदि ज्यादा लिखने की चाहत है, इससे ज्यादा लिख दिए तो पाप हो गया, इससे कम लिखोगे तो सबसे बेस्ट। लिखना ही क्यों है एमसीक्यू में? ओरल ओरल। समझ में आ गई बात है? ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस k-4 इक्वल टू क्या है? 0 है। कह रहा है एक रूट क्या है? दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्या है? रेसिप्रोकल है। चलिए बाद में हम समझेंगे। अल्फा है एक मान लो, तो दूसरा बीटा है। बीटा क्या है भाई? अल्फा का उल्टा है। क्या है? उल्टा है। उल्टा समझते हैं आप? खाने वाला नहीं, अपोजिट वाली बात हो रही है। समझ में आ गई मेरी बात है? तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है? अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बेटा?
तो आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई ए होता है, जो कि यहाँ पे बी की वैल्यू क्या दिया है, -5 दिया है, ए की वैल्यू क्या है 2 है, सी की वैल्यू क्या है k-4 है। कोई आपत्ति यहाँ पे? तो यदि बी की वैल्यू रखें तो क्या बन जाएगा भाई 5 आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, अल्फा इंटू बीटा ये भी रख लें, पटक लेते हैं इसको भी, तो ये क्या आ जाएगा भाई k-4 अपॉन में 2, क्या आ जाएगा k-4 अपॉन में 2। अब क्या करें सर? अब कुछ मत करिए भाई, आपको करना ही नहीं था कुछ, आपके लिए तो यही क्वेश्चन रामबाण था। क्या था? रामबाण था। समझ में आई बात है? अब यहाँ पे हम अल्फा बीटा, बीटा क्या है 1 बाई अल्फा है, तो अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा रखेंगे तो क्या आ गया यहाँ से k-4 अपॉन में 2। क्या हमें दूसरे इक्वेशन की जरूरत पड़ी क्या? बोलो भाई। ना सर बिल्कुल नहीं। तो क्यों हम उसके चक्कर में पड़े? क्या आ गया k की वैल्यू 6, क्या आ गई k की वैल्यू 6। अरे समझ में आ रही हैं बातें? एकदम नहीं समझ में आ रही, आनी चाहिए, नहीं आ रही हैं तो कुछ तो झोल है पढ़ाई में। हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच के बच्चे इतना झोल करते ही नहीं, क्योंकि उन्हें शुरू से सिखाया गया है चीज़। आगे चलें, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, लास्ट से चौथा टर्म पता करना है। क्या करना है? लास्ट से चौथा टर्म पता करना है। तो देखो भैया, जब लास्ट से पता करना है आपको क्या करना है? कुछ गड़बड़ है क्या? 11 से 8 हुआ, 5 हुआ, फिर 49 हो गया। ओके, 11 8 5 -49 होगा, ये -49 होगा भाई, या फिर कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन में, कुछ मिसिंग है ऐसा लग रहा है। फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, यदि फोर्थ टर्म देखें तो यहाँ पे देखिए भाई, यदि तो क्या हो रहा है यहाँ पे 11 से 8 हुआ, यानी क्या हुआ -3, 8 से 5 हुआ -3, तो ऐसे क्या हो रहा है घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव में पहुंचेगा। हम्म 11 से 18 तो क्या हो रहा है भाई +7 हो रहा है, 18 से 25 तो भी क्या हुआ +7 हो रहा है। ओके, तो इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई क्या? ये 49 क्या गलत दे दिया क्या इन्होंने? ये 49th टर्म है भाई, सॉरी। ये क्या है? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है? शायद इस पे हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक्चुअली थोड़ी सी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है इसमें? छोड़ दीजिए इसको, ठीक है? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक की गुंजाइश लग रही, इसको छोड़िए, आप आगे चलते हैं। आगे, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, इफ वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज इतना देन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इज दिस। देखो भैया, ये क्वेश्चन यदि आप पढ़े होंगे पहले, क्या पढ़े होंगे? जब पढ़े होंगे आप सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी, क्या सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी, तो मास्टर यदि ठीक ठाक से पढ़ाया होगा, क्या क्या होगा ठीक ठाक से पढ़ाया होगा, तो ए बी सी, ये ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो उसने बहुत बवाल एक रिजल्ट बताया होगा। यदि ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, क्या है सिमिलर है, तो रिजल्ट उसने ये बताया होगा जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल होता ही होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल तो होता ही होता है, इसके अलावा और क्या क्या इक्वल होता है इस बात को समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू सी बी अपॉन में आर क्यू, ये तो होना मस्ट है। इसके अलावा जो इस ट्रायंगल में हम अल्टीट्यूड बनाएंगे, क्या बनाएंगे अल्टीट्यूड H1 H2, क्या H1 H2, इसका भी रेशियो इक्वल ही होगा, क्या होगा इक्वल ही होगा। यदि इस ट्रायंगल में हमने मीडियन बनाया, क्या बनाया मीडियन बनाया, क्या बनाया मीडियन बनाया, ठीक है मीडियन 1, और यदि इस ट्रायंगल में हमने मीडियन 2 बनाया, क्या बनाया मीडियन 2 बनाया, तो इसका भी रेशियो जो होगा क्या होगा वो इक्वल ही होगा, क्या होगा इक्वल ही होगा। समझ में आ गई बातें? रेशियो के इक्वल हो। दूसरी बात, ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा क्या होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर
ये भी क्या होगा इसके इक्वल ही होगा। समझ में आ रही मेरी बातें? बोलो भाई। दूसरी बात, जो एंगल बाइसेक्टर साइड होगी क्या होगी? एंगल बाइसेक्टर साइड होगी, ठीक है, तो उसका भी रेशियो क्या होगा? साइड का इक्वल होगा। एंगल बाइसेक्टर साइड का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल बाइसेक्टर साइड 1 में एंगल बाइसेक्टर साइड, तो इनका भी रेशियो क्या होगा? इक्वल ही होगा। समझ में बातें? और एक लास्ट जो कि अब आपके सिलेबस से हट चुका है, जो इस ट्रेंगल का एरिया होगा क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर, इनका रेशियो जो होगा वो क्या होगा? इनके साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। इनका रूट जो ले लेंगे आप एरिया का, ठीक है, तो उसका रेशियो जो होगा इनके साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। ये सारी चीजें समझ लीजिए आप, इसी पे क्वेश्चन फटाक से खत्म हो जाएगा। कह रहा दोनों ट्रेंगल का जो पेरीमीटर दिया हुआ है आपको दे दिया है। पहले वाले का फर्स्ट ट्रेंगल का आपको एक साइड दे दिया, दूसरा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स पूछ रहा है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है? सिमिलरिटी में क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ही इक्वल होते हैं। क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ही इक्वल होते हैं। इसको मान लिया एक्स हमने, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? 12 इंटू 35 अपॉन में 42। कोई पाप है क्या यहाँ पे? अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू करें। 7 छक 42, 7 5 35, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। कोई आपत्ति है यहाँ पे? साथ साथ में लगे हाथों में कंसेप्ट पे भी डिस्कशन करता चलूंगा आपसे, ठीक है। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर, ऑफ ट्रेंगल पी क्यू आर। चलो भैया करते हैं थोड़ा सा ज्योमेट्री पे भी काम। पी क्यू आर एक ट्रेंगल है। क्या है? पी क्यू आर एक ट्रेंगल है जिसमें कहा जा रहा है ई और एफ पॉइंट जो है, ई किस पे भैया? पी क्यू पे होगा, और एफ किस पे होगा? पी आर पे होगा। तो पी क्यू कहाँ भैया? यहाँ पे। तो ई यहाँ पे मार्क कर दो और एफ को यहाँ पे रखो। ये हो गया तुम्हारा एक ई एफ लाइन। अब क्या क्या कह रहे हैं भाई? ई एफ जो है वो क्या है? पैरेलल टू पी क्यू है। क्या है? पैरेलल टू पी क्यू है। जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल होती है ना बेटा, वैसे ये दोनों ट्रेंगल एंगल्स क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से इक्वल भी हो जाते हैं। यानी दोनों ट्रेंगल, छोटे वाला और बड़ा वाला ट्रेंगल जो बन रहा है इनमें, वो क्या हो गया? सिमिलर हो गया। क्या हो गया? सिमिलर। इसके अलावा थेल्स थ्योरम आपको पता ही है, वो भी एप्लीकेबल हो जाता है। आगे देखिए, कह रहा पी ई जो है 4 है, क्यू ई जो है 3 है, ई एफ जो है कहाँ गया? ई एफ, ई एफ जो है वो 4 है, और क्या रह गया ये बात? तो क्यू आर की संख्या खत्म कीजिए। क्यू आर को आप निकालिए। संख्या मतलब कि क्यू आर को ढूंढिए। क्या करें? क्यू आर को ढूंढिए। ढूंढते हैं भाई, आ जाओ। ठीक है भाई, तो आपको पता है दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं, तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम होगा। सेम का मतलब यही है कि पी ई अपॉन में पी क्यू विल बी इक्वल टू एफ ई अपॉन में क्या होगा? आर क्यू। क्या होगा? आर क्यू। पी की वैल्यू 4, इनकी 4 प्लस 3 क्या हो जाएगी? 7। 4 प्लस 3 7, ठीक है जी। 4 प्लस 3 7। एफ ई की वैल्यू क्या है? 4। नीचे वाले की वैल्यू आर क्यू की एक्स हमने मान लिया। 4 से 4 गायब हो गया, एक्स इक्वल टू क्या आ गया भाई साहब जी? 7। क्या गया? एक्स इक्वल टू 7। आंसर मारो आगे जाओ, आंसर मारो आगे जाओ। कहानी खत्म, बिना रुके, बिना रुके। इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन ऑन अ सर्कल, ठीक है जी। चलिए जी, आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। आपको बताना है लेंथ ऑफ टेंजेंट बतलाना है, ठीक है जी। कहाँ गया भाई? नहीं आओगे क्या? हमने कुछ शेप सेलेक्ट किया था भाई। आ जाओ, आ जाओ, दिखाओ अपना हुनर। ओके, लग रहा है ये व्हाइट में ही है भाई साहब जी। ओके भाई, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। आ जाइए भाई साहब जी। देखो भैया, ये हो गया सर्कल आपका। ये क्या हो गया? सर्कल। अब हम बहुत सारी चीज़ों के लिए तो उठाएंगे नहीं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसका ज्ञान है नहीं अभी फिलहाल में। तो यहाँ पे यदि बात करें, कह रहे हैं दो टेंजेंट हो, कितना एंगल बना रहे हैं भाई? तो वो बना रहे हैं 70 डिग्री। कितना बना रहे हैं? 60 डिग्री, सॉरी। कितना बना रहे हैं? 60 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है जी। ये टच कर रहे हैं यहाँ पे भाई साहब जी, ये भी टेंजेंट भाई साहब जी यहीं पे टच कर रहे हैं। ये कितना बना रहे हैं? 60 डिग्री बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं? 60 डिग्री। अब कह रहा है कि रेडियस जो है वो क्या है? रेडियस जो है वो आपका वो है 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। मैं समय ले रहा हूँ समझाने की वजह से, अदरवाइज मुझे करना हो तो कंसेप्ट तो मुझे यूं रटा हुआ है, कंसेप्ट तो मुझे यूं रटा हुआ है
कि क्या इस पे लगाना है। समझ में आ गई बात है। अब देखो आपको पता है ये क्या बनाता है 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है सेंटर से टेंजेंट का वो क्या बनाता है 90 डिग्री। क्लियर बात है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यदि आप टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है जी, सेंटर से कोई लाइन को आप लेके जाएंगे, क्या करेंगे, लाइन को लेकर के जाएंगे, वो क्या बनाता है 90 डिग्री। आपत्ति कोई। अब इस बात करें 60 डिग्री है, यदि हम यहाँ से इसको सीधा जोड़ दें, सेंटर से हम लाइन ले जाकर के इसके वर्टेक्स को जोड़ दें, तो आपको पता होगा ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। कोई आपत्ति जी, कोई आपत्ति, यहाँ पे सिमिलर के कंग्रुएंट ही हो जाते हैं। क्या होते हैं, कंग्रुएंट ही हो जाते हैं, क्योंकि ये वाला टेंजेंट आपको पता है इसके इक्वल है, रेडियस इक्वल टू रेडियस हो गया, बोलो भाई, और ये क्या हो गया कॉमन साइड, तो साइड से क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। कोई आपत्ति यहाँ पे। अब इसको बात करें तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब यदि बात करें तो आपको पता है ये क्या है 5 सेंटीमीटर, क्या है 5 सेंटीमीटर है। अब बतलाइए क्या आप ये साइड नहीं निकाल पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़े ही होंगे आप, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं क्या, बिल्कुल पढ़े हैं आप। तो अब बात करिए आप, ये है यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका बेस, क्या हो गया बेस। कोई आपत्ति। परपेंडिकुलर बेस किस में लगता है, तो आप कहेंगे सर tan थीटा में, tan 30 इक्वल टू क्या हो गया भाई, ये आपका हो गया रेडियस अपॉन में टेंजेंट, क्या हो गया टेंजेंट। समझ में आ गई बातें। टेंजेंट की आपको लेंथ निकालनी है, तो टेंजेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा r अपॉन में tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में √3, तो क्या हो जाएगा 5√3। अरे r की वैल्यू 5 है ना भाई, बोलो ना हाँ, तो क्या गया 5√3। कहानी खत्म। अगला क्वेश्चन भाई साहब जी, tan a इक्वल टू, कुछ तो गड़बड़ कर दी है भाई साहब जी, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली था 3 tan a इक्वल टू, ठीक है 4, क्या था 3 tan a इक्वल टू 4 था, क्या था 3 tan a इक्वल टू 4 था, ठीक है जी। अब हमें निकालना 4 sin a माइनस 2 cos a अपॉन में 4 sin a माइनस 2 cos a, ये कैपिटल वाला होगा, क्या होगा कैपिटल वाला होगा। कोई आपत्ति। अब या तो हम साइन कॉस की वैल्यू निकालें, फिर पटक पटक करके हम क्या करें कैलकुलेशन करें, क्या करें कैलकुलेशन करें, नहीं करना वैसे, ठीक है। tan a इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, तो आप कहेंगे सर 4 अपॉन में 3, पहली चीज तो tan a की वैल्यू आ गई। अब देखो एक बात, क्या, अब देखो एक बात, आपको एक लॉजिकल बात बताऊं, यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है ना, ये साइन की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली कॉस को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ये इस तरीके से आप इस्तेमाल तभी कर सकते हैं आप जब क्या हो, साइन इस पे क्या है पावर 1 है, ये भी क्या है पावर 1 है, ये भी क्या है पावर 1 है, ये भी क्या है पावर 1 है। इसे हम कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। क्या कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन। क्या कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन। समझ बात है। तो जब क्या हो ऊपर नीचे पावर क्या हो रहे हो, कैंसिल हो रहे हो, पावर कैंसिल हो रहे हो, नंबर नहीं, ठीक है, वो पूरा फंक्शन कैंसिल नहीं हो रहा, पावर, मतलब कि पावर इस पे भी क्या है पूरा ओवरऑल 1 है, वेरिएबल पे इस पे भी क्या है 1, 1 से 1 क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, आपको लग रहा है ना। बहुत बढ़िया, इतनी बातें यदि आप समझ पाए तो मैं इस क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा दूंगा। क्या करूंगा, सेकंडों में उड़ा दूंगा। अब मैंने कहा ये वाला किसको दे रहा है साइन को, ये वाला किसको दे रहा है कॉस को, तो रखो ना 4 4 जा क्या होता है 4 4 जा माइनस 2 इंटू 3 अपॉन में 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, ये तो पूरा ऊपर नीचे ही सेम हो गया भाई, ये कैसे हुआ, ये प्लस होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था प्लस होना चाहिए। देख लेते हैं किस पे सटीक बैठ रहा है। तो 4 4 जा 16 माइनस 6 कितना होता है 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 6 क्या हो जाएगा 22, तो क्या आ गया यहाँ से 5 1 में 11, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ये वाला गलत है। यहाँ पे प्लस कर लो, यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ पे माइनस कर लो, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे यदि माइनस करते हैं तो फिर क्या आ जाएगा नीचे 10, ऊपर क्या आ जाएगा भाई 2 इंटू 3 है 4 साइन है माइनस कॉस है, ठीक ओके। तो 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, 22 अपॉन में 10। तो यहाँ पे भी तो चीज़ सटीक नहीं बैठ रही है आपकी, ठीक है भाई, क्वेश्चन में बहुत गलतियाँ हो गई हैं फिर तो, ठीक है भाई। आ तो गया यार, यहाँ पे 5/11 है, सॉरी यहाँ पे क्या है 5/11, सही है सही सही सही, पहला वाला ही सही है, ठीक है, पहला वाला ही मल्टीप्लिकेशन आपका सही है। समझ में आ रही बातें आपको, तो यही वाला सही है 5/11, ठीक है, यानी कि यहीं पे प्लस होना चाहिए आपका। समझ में आ गई बात है, बोलो भाई, थोड़ी सी गलतियां हो गई इसमें, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए 5/11 ये ऑप्शन होगा, क्या होगा 5/11 होगा। क्वेश्चन जल्दी ही होंगे, थोड़ी सी हमसे गलतियां हुई हैं इसमें टाइपिंग वगैरह में।
ओके, समझ में आ गई बातें आप लोगों को? बहुत बढ़िया। आगे आ जाइए आप। 2 sin 2a इक्वल टू √3, देन a इक्वल टू, तो क्या करो भैया, sin 2a इक्वल टू क्या हो गया, √3 अपॉन में 2। किस पे देता है √3/2? तो आप कहेंगे सर साइन 60 इक्वल टू क्या देता है, √3/2, यानी इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। तो sin 2a क्या हो गया आपका, sin 60 के इक्वल, यहाँ से कंपेयर किए 2a इक्वल टू 60। ये रूल नहीं है कि काट दो साइन साइन खत्म, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। 30 डिग्री, a इक्वल टू क्या आ गया आपका, 30 डिग्री। कोई आपत्ति है यहाँ तक? इसमें तो कोई झोल ही नहीं होगा। आगे, इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग 20 मीटर टुवर्ड्स अ चिमनी in a horizontal line through its base, the elevation of its top changes from 30 to 60 डिग्री। आपको पता है जब भी किसी चीज के हम करीब जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाता है। क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाता है। पहले 30 डिग्री था भाई साहब का, आप कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। क्लियर होगी बातें? कितना दूर टहले हैं भाई, 20 मीटर। कितना टहले हैं, 20 मीटर टहले हैं। समझ में बातें? अब यहाँ पे ऑप्शंस कुछ दिए हुए हैं, 20√3, यहाँ पे 20√2/3, यहाँ पे 10√3, 20/√3। कोई आपत्ति यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को यदि करना है तो इसमें थोड़ी सी छुट्टी चीजें समझो, ठीक है। यहाँ पे ये एक ट्रेंगल है, ये एक ट्रेंगल है, और दूसरा ये एक राइट एंगल ट्रेंगल। दोनों में लगा दो आप क्या, टेन थीटा। क्या लगा दो, टेन थीटा। तो यदि हम बात करें तो इसको हम ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं h। तो 1060 इक्वल टू क्या आ गया बेटा, तो आप कहेंगे h अपॉन में x। सर 1060 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू h अपॉन में x। तो यहाँ से क्या आ गया, √3x इक्वल टू h। कोई पाप है यहाँ पे? पहला इक्वेशन यहीं पे तैयार हो गया। दूसरा, इस ट्रेंगल में लगाओ, बड़े वाले में, यहाँ पे लगाओगे तो क्या आएगा, 1030 इक्वल टू सर आएगा h अपॉन में कितना चले हैं भाई साहब जी, 20 प्लस x। टोटल डिस्टेंस कितना चले हैं, तो 20 प्लस x। बोलो भैया 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू h अपॉन में 20 प्लस x। तो यहाँ से क्या होगा, 20 प्लस x इक्वल टू h √3, √3 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे किसको किसको पटकना है, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, h की वैल्यू क्या रखते हैं, √3 रख दें। h की वैल्यू क्या रखते हैं, √3x रख देते हैं सर। तो 20 प्लस x इक्वल टू क्या होगा, h की वैल्यू √3x इंटू √3 क्या आ गया, 3x। यहाँ से क्या आ गया, 20 प्लस x। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया भाई, 10 आ जाएगा। बोलो भाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। x इक्वल टू 10 आते ही यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखते ही h की वैल्यू क्या आ गई आपकी, तो 10√3 आ गई। क्या आ गई, 10√3 आ गई। ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था, समझ में बात है, क्योंकि इसके एक तरीके होते हैं रेशियो मेथड। क्या, रेशियो मेथड। वो जब मैं कराऊंगा थोड़ा सा उसको बेकायदे बताना होगा, तो उसके बारे में मैं एक लेक्चर ला दूंगा 10-15 मिनट का, आप समझ लीजिएगा। आगे देखो क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को जो कर दिया 20 सेकंड में, ठीक है, चैलेंज वो 80 लाने के काबिल है। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर, कट ऑफ बाय आर्क ऑफ लेंथ इतना। आर्क लेंथ दे रखा है। आर्क लेंथ इक्वल टू होता क्या भाई, एल ले लेते हैं इसको। एल इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर होता है। इसकी वैल्यू कितना दिया, 18.5। कितना है यहाँ पे, 18.5। सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती है, 18.5 है। क्या है, 18.5 है। अब देखो एरिया इक्वल टू क्या होता है सर, तो वो होता है थीटा बाई 360 इंटू πr²। तो अब क्या करोगे आप, यहाँ पे थीटा निकालने के चक्कर में पड़ जाओगे। अरे बेवकूफो, ये नहीं करना है, थीटा निकालने के चक्कर में पड़ जाओगे, वो नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो, तोड़ो चीजों को, जितना तोड़ोगे मैथ में उतनी चीजें आसान होती है। थीटा बाई 360 इंटू πr इंटू आर लिख सकते हैं इसको, πr² को πr इंटू आर लिख सकते हैं। देखो भैया यहाँ पे क्या है, थीटा बाई 360 इंटू 2 इंटू πr है, क्या है, 2 इंटू πr है। सही बात है। अच्छा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे कहीं 2 का मल्टीप्लाई होता है। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, कर दिया। क्या ये पूरी वैल्यू यही है क्या, क्या ये पूरी वैल्यू यही है क्या, बिल्कुल सर। 18.5 इंटू आर की वैल्यू क्या है, 16/में 2, 2 8 है 16। बोलो हाँ भाई, नहीं बोलोगे क्या, बोलोगे ना, बोलो। तो क्या आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, 18.5 इंटू 8। अब नहीं हुआ, क्या क्वेश्चन है, बोलो भाई। अब देखो इसमें क्वेश्चन समझो कैसे करना है आपको, क्वेश्चन को करना कैसे है। यहाँ पे 8 5 क्या होता है, 40,
कैरी क्या आ गया 4, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, कैरी क्या आया 4, क्या आया यूनिट डिजिट क्या आया 4। अब 4 को हम क्या करेंगे यूनिट में तो जोड़ेंगे, कितना आएगा 4 + 4 8। देखो इसमें यूनिट डिजिट किसमें 8 आ रहा है, 2 में आ रहा है, ये दोनों गायब हो गए। अब आगे क्या आ जाएगा भैया आंसर आपका 18। वैसे इसको आप डायरेक्ट ही कर लो, ठीक है, डायरेक्ट ही कर लो। 18 8 जा क्या होता है 144 प्लस कैरी क्या था तुम्हारा 4, उसको जोड़ो क्या आ जाएगा 148 आ जाएगा। समझ में की बात है, क्योंकि ये कैलकुलेटिव चीजें कभी कभी और कैलकुलेशन को बढ़ा देते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिले कर दिया। आगे देखो, अ हेमी स्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द स्टील यूज्ड इज इक्वल टू। देखो भैया यहाँ पे 182 पाई दिया है, 182 पाई बाई 3 दिया है, 682 पाई बाई 3 दिया है, 36 364 पाई बाई 3 दिया है, ठीक है जी। अब कह रहा कि कोई बॉल है, क्या है कोई बॉल है, ठीक है जी। अब उसकी कुछ थिकनेस भी है, क्या है कुछ थिकनेस भी है। थिकनेस कितनी है भैया, तो कुछ उन्होंने कहा कि 1 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है, क्या है 1 सेंटीमीटर थिकनेस है। अब देखो इसका यदि रेडियस एक्चुअल इनर रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है। अब यदि 1 सेंटीमीटर और बढ़ाने तो कितना हो जाएगा भैया, आउटर रेडियस क्या हो जाएगा इसका, आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6 सेंटीमीटर। इनर रेडियस क्या है भाई, इनर रेडियस क्या है, तो आप कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर। अब इसमें वॉल्यूम कौन सा पूछा है तुम्हारा, स्टील का। स्टील तो भैया केवल जो थिकनेस है वही तो बनी हुई ना स्टील से, जो मोटाई है वही तो है स्टील का वॉल्यूम, जो मोटाई है वही तो है वॉल्यूम। तो यानी कि हम क्या करें, आउटर रेडियस के हेल्प से वॉल्यूम निकाल के और इनर रेडियस के हेल्प से वॉल्यूम निकाल करके माइनस कर दें, क्या कर दें माइनस कर दें। अब देखो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, -4/3 ये हो गया आउटर का, ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब इनर का। कोई आपत्ति यहाँ पे, बोलो जी। अब हम एक काम करते हैं यहाँ से भाई, एक काम करते हैं हम 4/3 पाई दोनों में कॉमन निकल रहा है, निकाल दो ना, 4/3 पाई कॉमन निकाल दो। अब देखो यहाँ पे बचा क्या, आर आउटर क्या है 6 का क्यूब है सर, और आर इनर क्या है 5 का क्यूब है। अब कैलकुलेशन फटाफट आनी चाहिए आपको। अब पाई को तो इन्होंने छेड़ा ही नहीं, हमने भी नहीं छेड़ा, ठीक है, नहीं तो लोग तो छेड़ने में ही उस्ताद हैं आजकल, ठीक है जी। 125 6 का क्यूब क्या होता है 216, ये क्या आ गया 125। कोई आपत्ति है यहाँ पे तो बतलाइएगा आप, नहीं ना। अब यहाँ से क्या करना होगा आपको, माइनस करना होगा। 216 में से कितने को घटाना है 125 को, कितना आ जाएगा 75 15 90 90 1 91, कितना आ जाएगा 91 इंटू 4/3 इंटू पाई। ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 6 में से 5 गया 1, 21 में से 12 गया, तो 21 में से 12 गया 12 1 9, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपॉन में 3 भी आ रहा कहीं, अपॉन में 3 भी आ रहा, दो ऑप्शन पे आ रहे, तो 3 से डिवाइड नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर दो आप। 4/3 इंटू 91 इंटू पाई। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप, क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे आप, नहीं सर मूड तो नहीं है, तो देखो ना यार थोड़ा सा समझो। और 3 नीचे आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसको तो गायब करो। पाई सब में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 4 1 जा 4 करो, 4 1 जा 4, यूनिट डिजिट क्या बना 4, यूनिट डिजिट क्या बना 4, यूनिट डिजिट क्या बना 4। देखो यहाँ पे 4 है यूनिट डिजिट, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हाँ सर यहीं पे है, कहाँ पे है यहीं पे। हो गया आंसर खत्म बिना कैलकुलेशन के। बोलो भाई, द मीन एंड मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 43 एंड 43.4 है, क्या है 43.4 है रिस्पेक्टिवली। द मोड इज, तो आपको पता होगा एक रिलेशन बताया गया था, मोड इक्वल टू क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। कोई आपत्ति भाई बोलो, नहीं नहीं ये मीडियन है भाई साहब जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आपको दिया क्या है मॉड पूछा जा रहा है, तो भैया यहाँ पे दिया है ना आपको मीन और मीडियन। मीन कितना दिया 43, तो क्या हो गया 2 इंटू 43 माइनस 3 इंटू मीडियन कितना दिया 43.4 दिया, क्या दिया 43.4 दिया है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, मैं क्वेश्चन को करूंगा ही नहीं, मैं क्वेश्चन को करूंगा ही नहीं, सही बात है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ 4 3 क्या होता है 12, 4 3 क्या होता है 12 आता है, क्या होता है 12, तो पॉइंट पे क्या आएगा 2 आएगा, कैरी तो एक रह जाएगा, सही बात है। अब यहाँ पे यदि बात करते हैं पॉइंट टू, यहाँ पे तो पॉइंट है नहीं, तो इसमें से जो नंबर माइनस होंगे वो क्या होंगे इंटीजर वाले में से होंगे, क्या होंगे इंटीजर वाले में से होंगे। बचा क्या डेसिमल के बाद क्या आना चाहिए पॉइंट टू, क्या आना चाहिए पॉइंट टू यही पे है, कहानी खत्म, कहानी खत्म, समझ में बात है। बोलो भाई आगे,
द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल बी कंटेन 53 संडे एंड 53 मंडे। कह रहा भैया वो प्रोबेबिलिटी बताइए जिसमें क्या हो 53 संडे और 53 मंडे आने की क्या चांस है। ठीक है भाई, समझते हैं इस बात को। एक बात समझो, 52 तो फिक्स है ना, 52 तो फिक्स है ना। लीप ईयर में क्या होते हैं भाई आपके, लीप ईयर में क्या होते हैं 366 दिन होते हैं। क्या होते हैं 366 दिन होते हैं। कोई आपत्ति भाई? 366 डेज को आप जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14। दो क्या होता है दिन रिमेन रह जाते हैं। क्या रहते हैं? रिमेनिंग 2 डेज बच जाते हैं। अब यही दोनों दिन में क्या होता है भैया, जितनी बार संडे और मंडे आ जाएगा अपना काम हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है भाई, 53 संडे और 53 मंडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो भैया, पहले हम शुरू करते हैं संडे। पहला दिन यदि संडे आ गया तो दूसरा क्या आएगा, मंडे आएगा कि नहीं आएगा। अगला यदि मंडे आ गया तो फिर क्या आएगा तुम्हारा, ट्यूसडे। अगला यदि ट्यूसडे आ गया तो फिर क्या आएगा उसके बाद, वेडनेसडे। यदि अगला वेडनेसडे आ गया तो फिर क्या आएगा भाई, थर्सडे। अगला यदि थर्सडे आ गया तो उसके बाद क्या आएगा भाई, फ्राइडे। फ्राइडे आ गया अगला तो फिर क्या आएगा, सैटरडे। सैटरडे यदि अगला आ गया तो फिर क्या आएगा, संडे। फिर हम संडे आ गया तो क्या आएगा, मंडे। अरे सर गड़बड़ हो गया, ये तो चीज पहले हम लिख चुके हैं। कोई आपत्ति? यानी टोटल कितने केस बने, 7। कितने बने, 7। सबके नीचे 7 है तो भैया सारे ऑप्शन होने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं। कह रहा 53 मंडे भी हो और 53 संडे भी हो, दोनों होने चाहिए। और लगा है क्या, और लगा है तो हम वही ऑप्शन लेंगे जिसमें संडे मंडे दोनों आ रहे हैं। कहाँ कहाँ आ रहे हैं, एक यही तो है जगह जहां पे संडे मंडे दोनों एक साथ आ रहे हैं। इसके अलावा देखो, जहां मंडे आ रहा है वहां पे संडे नहीं आ रहा है। जहां पे संडे आ रहा है, जहां पे संडे आ रहा है वहां पे मंडे नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक ही ऐसा कंडीशन है जिस दिन में क्या आने वाला है तुम्हारा, संडे मंडे दोनों आएंगे। ठीक है जी, 1/7 उसकी प्रोबेबिलिटी है। क्या है, 1/7 उसकी प्रोबेबिलिटी है। नहीं समझ में आया, बढ़िया एक्सप्लेन फिर किया जाएगा, बहुत क्वेश्चन लिए जाएंगे। द प्रोबेबिलिटी फॉर अ रैंडमली सिलेक्टेड नंबर आउट ऑफ दिस टू बी प्राइम नंबर। क्या कह रहा, इतने में से आपको पता करना है कि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या है, पहले पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या है। तो प्राइम नंबर से जैसे सर 2 3 5 7 11 13, बोलो भाई 17 19 और क्या हो गया भाई 23। 25 तक कितना ही है, कितने बने भैया, 4 3 7 2 9, कितने बने 9, 9/25। बोलो हाँ, नहीं बोलोगे क्या? वन प्राइम नंबर भी नहीं होता, ना ही वो को प्राइम में काउंट किया जाता है। क्लियर होगी मेरी बातें, बहुत बढ़िया। आगे देखो भाई, आगे क्वेश्चन है असर्शन रीजन पे आ गया। कहाँ पे आ गया, असर्शन रीजन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। कह रहा है किसी भी सर्कल के एंड पॉइंट से यदि हम कोई टेंजेंट बनाते हैं, क्या करते हैं, कोई भी टेंजेंट बनाते हैं तो क्या होता है, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लीजिए ये डायमीटर है, क्या है, डायमीटर है। यहाँ से कोई भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। पैरेलल क्यों होंगे, आपको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। और ये दोनों 90 डिग्री 90 डिग्री दोनों एंगल क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ये वाला डायमीटर कैसे एक्ट कर रहा है, ट्रांसवर्सल की तरह। कहाँ से, ट्रांसवर्सल की तरह। ये दोनों लाइन अब कैसे हो गए, पैरेलल हो गए ना फिर तो, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। क्या हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि असर्शन तो एकदम सही है। The tangent to a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. That's correct point. That's करेक्ट पॉइंट। अब देखो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है उसको, इस बात को समझने के लिए सिंपल सा ये है, बिकॉज लगा दिया करो। क्या लगा दो, बिकॉज लगा दिया करो। ठीक है, बिकॉज जैसे ही लगाओगे तुरंत तुम्हें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। सही बात है, यदि बिकॉज को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या हुआ, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यदि नहीं कर रहा है तो फिर नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। जो ये कंडीशन बतला रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट है। कांटेक्ट पॉइंट पे क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। और 90 डिग्री बनाने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से भी सेटिस्फाई कर गया है। अगला क्वेश्चन, the surface area of the cuboid formed by joining two cubes of side 4 cm each end to end, each 160 cm square। कह रहा है ये दो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, दो कर्व क्यूबॉइड को, क्या क्यूबॉइड को, अरे सॉरी, दो क्यूब्स को इन्होंने जोड़ा जिसका कि साइड्स क्या है, 4 सेंटीमीटर। क्या है, 4 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात है, बोलो भाई हाँ, बिल्कुल समझ में आ रही है सर। ठीक है जी, तो इनको इन्होंने जोड़ दिया।
कोई बात नहीं भाई, जोड़ दिया। जब जोड़ा तो ये क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो कह रहे हैं कि इसका एरिया जो आएगा, सरफेस एरिया, वो क्या आएगा, 160 आएगा। देखो बेटा, एक्चुअली यदि हम एक क्यूब की बात करें तो कितना आता है, 6a²। दूसरे क्यूब की बात करें तो 6a², दोनों का मिला के 12a²। लेकिन एक बात समझो, जब 12a² आया, जब हमने जोड़ा, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जो जो बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, जो आउटर बाउंड्री है, पूरी आउटर बाउंड्री। अब यदि हमने जोड़ा तो एक तो इसकी बाउंड्री जो थी पहले वाले क्यूब की, दूसरी क्यूब की भी एक बाउंड्री, ये दोनों आपस में चिपक के क्या हो गई, गायब हो गई। क्या हो गई, गायब हो गई। यानी कि हमें 2a² यहाँ से माइनस करना होगा, क्योंकि एक सरफेस का एरिया कितना होता है, a²। क्या होता है, a²। तो दो सरफेस चिपक के गायब हो गई, बच क्या गई 10। तो क्या आ गया, 10a²। क्या आ गया, 10a²। ए की वैल्यू क्या है भाई, 4। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। क्या आएगा, 16, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। आगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन LBH। यदि कोई क्यूबॉइड है, उसका डायमेंशन क्या है, LBH है। लेंथ है L, ब्रेथ है B, और हाइट है H। तो उसका सरफेस एरिया होता है LBBHHL। बिल्कुल गलत है। सरफेस एरिया तो होता है 2 इंटू LBBH प्लस HL होता है। क्या होता है, 2 इंटू BHHL प्लस BH प्लस HL होता है। वैसे मेरे को जहां तक लग रहा है, इसमें हमारा 2 मिसिंग हमसे हो गया है। ठीक है, ये 2 होगा तो फिर क्या होगा, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। और यही तो इसको डिफाइन ही तो करना है, बिकॉज क्योंकि एरिया तो वैसे निकालोगे ना, हमने तो ऐसे निकाल दिया फटाक से। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन निकालने का तरीका तो क्यूबॉइड का LBH का यही तो है ना, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। बोलो हाँ। तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, ये रीजन भी सही होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। यदि 2 नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये रीजन रॉन्ग हो जाएगा, और केवल सही क्या होगा, असर्शन सही होगा। क्या होगा, केवल असर्शन सही होगा। हमने 20 क्वेश्चंस किए और लगभग लगभग 40 से 45 मिनट लिए। ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए, बहुत सारे काम किए। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट पे भी हमने बातें करें, और कुछ क्वेश्चंस गलत टाइप होने की वजह से कुछ हमने टाइम उधर भी जाया कर दिए। ठीक है, लेकिन हमने बहुत फास्ट किए, हम अपन बहुत फास्ट किए, और ये समझाने के साथ साथ ये सारे प्रोसेस हुए। मेरे को लगता है यदि मैं समझा के भी करता, और यदि कोई गलतियां नहीं होती, थोड़ी सी हमारा टाइम लैग नहीं होता, तो हम 30 मिनट में सारे क्वेश्चंस कर जाते। तो क्या आपको नहीं लगता है कि 10 से 15 मिनट में 20 के 20 MCQ को उड़ा दिया जा सकता है? बोलो, बिल्कुल उड़ा दिया जा सकता है। क्लियर होगी बात है? तो आप हमारे साथ बने रहिए। मैं लगभग लगभग 15 से 20 सेट करवाऊंगा, सारे MCQ और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के। ठीक है, तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को भी शामिल कर लेंगे, और बारीकी के साथ 1 घंटा बनाएंगे, लेकिन जबरदस्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जबरदस्त बनाएंगे। कुछ कंसेप्चुअल चीजों को भी डालेंगे साथ में। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ओके।